हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर हीट ट्रांसफर इन नेचर। हम देखेंगे कैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन। गंगटोक में सर्दियों की एक शाम आग जल रही है और दो भाई बहन हैं, पेमा और पालदेन, पास ही बैठे हैं। पालदेन अभी अभी केरल से लौटा है और वो बहुत हैरान है। वो पेमा को बता रहा है कि वहाँ की सर्दियाँ भी मतलब कितनी गर्म और चिपचिपी होती हैं। हाँ, बिल्कुल अलग मौसम। और दोनों यही सोच रहे हैं कि एक ही देश में एक जगह इतनी ठंडी और दूसरी इतनी गर्म, ये कैसे हो सकता है। और उनकी ये बातें सुन रहे हैं उनके दादाजी, जो जहाँ तक मुझे याद है एक रिटायर्ड साइंस टीचर। हाँ। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इसका जवाब सूरज, जमीन और समंदर के एक बहुत बड़े खेल में छिपा है। देखिए, केरल भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के करीब है। अच्छा। तो सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं और वहाँ एक लंबा समुद्र तट भी है। ये दोनों चीजें मिलकर मौसम को गर्म रखती हैं। असल में पृथ्वी पर गर्मी का सारा खेल वो सूरज ही तो शुरू करता है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ जगहों के गर्म या ठंडे होने की नहीं है, ये इस बात की पड़ताल है कि गर्मी यानी हीट एक जगह से दूसरी जगह अपना सफर तय कैसे करती है। जैसे पेमा अपनी दादी को पारंपरिक सिक्किमी डिश थुक्पा बनाते हुए देखती है और सोचती है, हमेशा खाना पकाने के लिए हम ये धातु के बर्तन ही क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। हम गर्मी के सफर के 3 रास्तों को समझेंगे। कंडक्शन यानी सीधा संपर्क, ठीक है। कन्वेक्शन यानी जब गर्मी खुद चलकर जाती है, और रेडिएशन मतलब बिना छुए गर्मी का एहसास। और देखेंगे कि ये तीनों रास्ते हमारे किचन से लेकर कपड़ों, घरों और यहाँ तक कि पृथ्वी के पूरे मौसम को कैसे चलाते हैं। बिल्कुल। तो फिर पेमा के सवाल से ही शुरू करते हैं। धातु के बर्तन ही क्यों? ये तो हम रोज देखते हैं, पर शायद इतना सोचते नहीं इसके बारे में। हाँ, इसका सीधा जवाब है कंडक्शन, या जिसे हम विज्ञान में चालन कहते हैं। कंडक्शन ये गर्मी के ट्रांसफर का सबसे, आप कह सकते हैं, सीधा तरीका है। जब कोई चीज गर्म होती है तो उसके कण वो कांपने लगते हैं और अपनी एनर्जी अपने ठीक बगल वाले कण को पास कर देते हैं। अच्छा, मतलब एक तरह की रिले रेस चल रही है जहाँ कण खुद नहीं दौड़ रहे, बस पैटर्न यानी गर्मी को आगे पास करते जा रहे हैं। बिल्कुल सही समझा। वो अपनी जगह पर ही रहते हैं, हिलते नहीं। और इसी वजह से जब हम पैन को स्टोव पे रखते हैं तो आग की गर्मी पहले पैन के तले को गर्म करती है और फिर वो गर्मी धीरे धीरे पूरे बर्तन में फैल जाती है। हाँ, कंडक्शन के जरिए पूरे बर्तन में और फिर खाने तक पहुंच जाती है। और धातुएं जो हैं वो इस काम में माहिर होती हैं। इसे देखने का एक बड़ा दिलचस्प तरीका भी है। जैसे एक धातु की रॉड ले और उस पर मोम से कुछ पिन चिपका दें। हाँ, ये एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट है। अब जैसे ही आप रॉड के एक सिरे को गर्म करना शुरू करेंगे, गर्मी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, मोम पिघलेगा और टुक टुक एक एक करके सारी पिन गिर जाएंगी। एकदम साफ दिखता है कि गर्मी कैसे सफर कर रही है। और यहीं पर सुचालक और कुचालक का फर्क समझ में आता है ना? बिल्कुल। जो चीजें गर्मी को आसानी से आगे जाने देती हैं, जैसे स्टील, लोहा, तांबा, वो सब सुचालक यानी गुड कंडक्टर्स हैं। इसीलिए खाना पकाने के बर्तन इन्हीं के बनते हैं। और वो जो गर्मी को रोक लेती हैं, जैसे बर्तनों पर जो लकड़ी या प्लास्टिक के हैंडल लगे होते हैं, उन्हें हम कुचालक या इंसुलेटर्स कहते हैं। लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, मिट्टी, ये सब गर्मी के, कह सकते हैं, आलसी ट्रांसपोर्टर हैं। आलसी ट्रांसपोर्टर। हाँ। ये गर्मी को आसानी से आगे नहीं बढ़ने देते। इसीलिए तो मिट्टी के कुल्हड़ में चाय ज्यादा देर तक गर्म रहती है, जबकि स्टील के ग्लास में बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। सही। अब ये बात ऊनी कपड़ों पर भी लागू होती होगी। हम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं, लेकिन ऊन खुद तो कोई गर्मी पैदा नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं करता। ऊन असल में एक बेहतरीन इंसुलेटर है। उसके रेशों के बीच में ना बहुत सारी हवा फंस जाती है। अच्छा, हवा। और हवा वो गर्मी की बहुत बड़ी दुश्मन है, मतलब एक बहुत ही खराब कंडक्टर है। तो हमारे शरीर की जो गर्मी है, हवा की ये परत उसे बाहर निकलने ही नहीं देती। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्दियों में एक मोटा कंबल ओढ़ने से बेहतर है कि 2 पतले कंबल ओढ़े जाएं। एग्जैक्टली, क्योंकि उन 2 कंबलों के बीच में हवा की एक और परत बन जाएगी, एक एक्स्ट्रा इंसुलेटर, और वो आपको ज्यादा गर्म रखेगी। कमाल है। इसी सिद्धांत पर तो हिमालय के ठंडे इलाकों में घर बनाए जाते हैं। दीवारों में लकड़ी की 2 परतें होती हैं और बीच में गोबर और मिट्टी भर दी जाती है। यहाँ तक कि आजकल जो खोखली ईंटें आती हैं, उनका भी यही कमाल है। उनके अंदर फंसी हुई हवा। हाँ, वो हवा घर को गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखने में मदद करती है। ठीक है, हवा का इंसुलेटर होना तो समझ आ गया, लेकिन हवा हमेशा रुकी भी तो नहीं रहती।
जब हम आग जलाते हैं तो हवा चलती भी है और उसका धुआं हमेशा ऊपर की तरफ ही क्यों जाता है? यहाँ तो कंडक्शन जैसा कुछ नहीं लग रहा। बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ गर्मी के सफर का दूसरा रास्ता खुलता है, कन्वेक्शन यानी संवहन। कन्वेक्शन ये तरीका तरल पदार्थों और गैसों में काम करता है। अब देखिए, कंडक्शन में कण अपनी जगह पर थे, लेकिन कन्वेक्शन में कण खुद गर्मी लेकर सफर पर निकल पड़ते हैं। सफर पर मतलब कैसे? देखिए, जब हवा या पानी गर्म होता है तो वो फैलता है। फैलता है मतलब हल्का हो जाता है? हाँ, हल्का हो जाता है और ऊपर की ओर उठता है। लेकिन प्रकृति को खालीपन पसंद नहीं, तो उसकी जगह लेने के लिए आसपास की जो ठंडी और भारी हवा या पानी है वो नीचे आ जाता है। और फिर वो भी गर्म होके ऊपर उठता होगा। अरे ये तो एक साइकिल बन गई। बिल्कुल, इसी को हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। आग का धुआं क्या है? वो गर्म गैसों का एक बादल ही तो है, जो आसपास की ठंडी हवा से हल्का होने के कारण सीधा ऊपर उठता है। इसे आप पानी में भी बहुत आसानी से देख सकते हैं। एक बीकर में पानी गर्म कीजिए और उसमें रंग की बस एक बूंद डालिए। अच्छा, आप साफ देखेंगे कि कैसे रंगीन पानी बीच से गर्म होकर ऊपर उठता है और साफ ठंडा पानी किनारों से नीचे आता है। एक पूरा चक्र घूमने लगता है। और ये छोटा सा बीकर का एक्सपेरिमेंट, ये असल में हमारे ग्रह पर बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है ना? हाँ, जैसे समुद्र किनारे चलने वाली हवाएं। हाँ, समुद्री समीर और थल समीर इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो दिन में जमीन पानी से जल्दी गर्म हो जाती है। सही। सूरज की गर्मी, जो कि रेडिएशन है, वो जमीन पर पड़ती है। जमीन पानी से जल्दी गर्म हो जाती है। फिर जमीन अपने ऊपर की हवा को सीधे संपर्क से गर्म करती है। ये हुआ कंडक्शन। और बस जैसे ही हवा गर्म हुई, वो हल्की होकर ऊपर उठी और कन्वेक्शन का खेल शुरू हो गया। बिल्कुल। इस खाली जगह को भरने के लिए समुद्र के ऊपर की ठंडी हवा जमीन की ओर दौड़ पड़ती है। एकदम सही। इसे ही समुद्री समीर या सी ब्रीज कहते हैं। इसीलिए तो तटीय इलाकों में लोग घरों की खिड़कियां समुद्र की ओर बनाते हैं, ताकि दिन में ठंडी हवा का मजा ले सके। और रात में कहानी पूरी पलट जाती होगी। हाँ, पूरी पलट जाती है। जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है, पर समुद्र अपनी गर्मी बनाए रखता है। तो अब समुद्र के ऊपर की हवा गर्म होकर उठती है और जमीन की ठंडी हवा समुद्र की ओर चलती है। इसे थर समीर कहते हैं। ये तो कमाल है। लेकिन अब मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है। कंडक्शन के लिए सीधा संपर्क चाहिए, कन्वेक्शन के लिए हवा या पानी का चलना जरूरी है। पर जब हम सर्दियों में आग से थोड़ी दूर बैठते हैं या बस धूप में खड़े होते हैं, तो हम तक गर्मी कैसे पहुंचती है? बीच में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है, और ये हमें ले आता है गर्मी के सफर के तीसरे और सबसे कह सकते हैं रहस्यमयी रास्ते पर, रेडिएशन यानी विकिरण। इसके लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है, न ठोस, न तरल, न गैस। गर्मी ऊर्जा की तरंगों यानी वेव्स के रूप में चलती है, ठीक वैसे ही जैसे रोशनी चलती है। अच्छा, जैसे सूरज की गर्मी? बिल्कुल। सूरज की गर्मी अरबों किलोमीटर का अंतरिक्ष का खालीपन पार करके हम तक इसी रेडिएशन से पहुंचती है। हर गर्म चीज, चाहे वो आग हो या आप या नए, ये तरंगे छोड़ती हैं। और जब ये तरंगे हम पर पड़ती हैं, तो हमें गर्मी का एहसास होता है। अच्छा, तो क्या इसीलिए कपड़ों के रंग से भी फर्क पड़ता है? जैसे गर्मियों में हल्के रंग और सर्दियों में गहरे रंग पहनने को कहा जाता है। हाँ, यही वजह है, क्योंकि हल्के रंग जैसे सफेद ज्यादातर रेडिएशन को वापस भेज देते हैं, मतलब रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो वो कम गर्मी सोखते हैं। सही। वहीं गहरे रंग जैसे काला ज्यादातर रेडिएशन को सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए वो सर्दियों में हमें गर्म महसूस कराते हैं। तो क्या कोई ऐसी चीज है जहां हम इन तीनों प्रक्रियाओं को एक साथ काम करते हुए देख सकें? हाँ, एक बहुत शानदार उदाहरण है बुखारी, जो हिमालयी क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है। ये एक लोहे का रूम हीटर होता है। अच्छा, बुखारी। जब ये जलता है तो आप तीनों को एक्शन में देख सकते हैं। बुखारी की गर्म धातु की सतह को अगर आप छुएंगे तो जो गर्मी महसूस होती है वो है कंडक्शन। आप उस पर पानी गर्म कर सकते हैं या रोटी भी सेक सकते हैं। ठीक है, और वो जो पूरे कमरे की हवा को गर्म कर देती है, जिससे कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाता है, वो कन्वेक्शन हुआ। बिल्कुल। गर्म हवा ऊपर उठती है, ठंडी नीचे आती है और एक पूरी साइकिल बन जाती है। और रेडिएशन। और आखिर में जब आप बुखारी से कुछ दूर भी बैठे होते हैं, तब भी आपके चेहरे पर जो सीधी गर्माहट महसूस होती है, जिसके लिए बीच में किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो है रेडिएशन। एक ही डिवाइस में तीनों का अद्भुत संगम। तो ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन सिर्फ हमारी रसोई या हमारे कमरों तक ही सीमित नहीं है। ये तो हमारे पूरे ग्रह के सिस्टम को चला रहे हैं, जैसे मौसम। बिल्कुल सही।
अगर हम बड़े पैमाने पर सोचें तो सूरज से आने वाला रेडिएशन ही पृथ्वी के जल चक्र यानी वाटर साइकिल की मोटर है। उसका इंजन है। हाँ, सूरज की गर्मी समुद्र और नदियों के पानी पर पड़ती है और पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। इसे हम वाष्पीकरण या इवेपोरेशन कहते हैं। ये कन्वेक्शन का ही एक बड़ा रूप है। और ये भाप जब बहुत ऊपर जाती है तो ठंडी होकर वापस पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है, जिनसे बादल बनते हैं। इसे संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं। एकदम। और जब ये बादल बहुत भारी हो जाते हैं तो पानी बारिश या बर्फ के रूप में वापस जमीन पर आ जाता है। इस पूरे चक्र से ही पृथ्वी पर जीवन के लिए पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। ये हमारे ग्रह का सबसे बड़ा हीट मैनेजमेंट सिस्टम है। और जब बारिश का पानी जमीन पर गिरता है तो कुछ तो बह जाता है, पर काफी सारा जमीन सोख लेती है। ये हमें भूजल या ग्राउंड वाटर की कहानी पर ले आता है। हाँ, पानी के जमीन में रिसने की इस प्रक्रिया को इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये पानी धीरे धीरे नीचे जाकर चट्टानों की परतों में जमा हो जाता है, जिन्हें हम जलभृत या एक्विफर्स कहते हैं। यही वो पानी है जिसे हम कुओं और बोरवेल से निकालते हैं। हाँ, लेकिन ये एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें हम जमा कम कर रहे हैं और निकाल ज्यादा रहे हैं। क्योंकि शहरों में कंक्रीट की वजह से पानी जमीन में जा ही नहीं पाता, इसीलिए वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग इतना जरूरी हो गया है, ताकि हम इस अकाउंट को रिचार्ज कर सकें। तो देखिए, कहाँ एक छोटे से बर्तन की कहानी और कहाँ पूरे ग्रह का पानी का सिस्टम, पर सबके पीछे वही 3 फंडामेंटल आइडियाज काम कर रहे हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। हाँ, ये तीनों मिलकर ही हमारे जीवन और हमारे ग्रह को चलाते हैं। तो अब हम पेमा और पालदेन के सवाल पर वापस जा सकते हैं। अब हम समझ सकते हैं कि गंगटोक के मुकाबले केरल क्यों गर्म है। हाँ, केरल भूमध्य रेखा के पास है, तो उसे सूरज का ज्यादा सीधा और ताकतवर रेडिएशन मिलता है, और वहाँ का विशाल समुद्र दिन और रात के कन्वेक्शन करंट्स के जरिए उस गर्मी को लगातार बनाए रखता है। बिल्कुल। और जब इंसान प्रकृति के इन नियमों को इतनी गहराई से समझता है तो वो कमाल भी कर सकता है। जैसे कि इसका एक अद्भुत उदाहरण है लद्दाख का आइस स्तूप। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है जहां वसंत के मौसम में खेती के लिए पानी की भारी कमी हो जाती है। लेकिन वहाँ बर्फ तो बहुत होती है। हाँ, पर वो ग्लेशियरों पर बहुत ऊंचाई पर होती है। तो एक इंजीनियर ने एक शानदार आइडिया निकाला। उन्होंने सर्दियों में जब तापमान माइनस में होता है, पहाड़ों से आने वाले पानी को पाइप से नीचे गांव तक पहुंचाया। अच्छा। और उसे एक फव्वारे की तरह हवा में स्प्रे कर दिया। तो पानी हवा में ही जम गया? हाँ, बूंद बूंद करके पानी जमता गया और देखते ही देखते वहां बर्फ का एक विशाल स्तूप खड़ा हो गया, एक कृत्रिम ग्लेशियर। अरे वाह। धीरे पिघलता है और ठीक उस समय पानी देता है जब किसानों को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये प्रकृति के नियमों को समझकर उसके साथ काम करने का एक बहुत ही प्रेरणादायक उदाहरण है। ये तो सच में बहुत ही प्रेरणादायक है। तो आज की चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार के साथ छोड़ते हैं। हमने देखा कि कैसे हवा, चाहे वो ऊनी कपड़ों में फंसी हो, 2 कंबलों के बीच हो या खोखली ईंटों में, एक बेहतरीन इंसुलेटर का काम करती है। सही। इसे ध्यान में रखते हुए अगर हमें भविष्य में सबसे अच्छा थर्मस या सबसे ज्यादा ऊर्जा बचाने वाला घर बनाना हो, तो क्या इसका राज किसी नई हाईटेक सामग्री में छिपा होगा, या फिर हवा जैसी इस साधारण सी चीज को और भी चतुराई से इस्तेमाल करने के नए तरीकों में? आपको कैसा लगा आज का टॉपिक कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ भी, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।